वेलकम एवरीवन टू मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसे पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, सेकंड वीडियो है हमारा ये उस चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में हमने कंडक्टेंस की बारे में डिस्कशन किया था, है ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में शुरुआत में उसका एक समरी भी हम कर लेंगे। ठीक है, सो बिना वक्त बर्बाद करें लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, जो कि है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, साथ ही में रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इतने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट इज स्टार्ट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। और टॉपिक जो है हमारा वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या इसे कंडक्टिविटी कहो, मतलब एक ही है। ठीक है, अब ये क्या है वो तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन आप इसे कंडक्टिविटी भी कह सकते हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहो। ओके, इसे कापा भी कहा जाता है। ठीक है, कापा, KAPPA। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है हम तो ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बोला मैं कंडक्टेंस आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास मैंने एक कंटेनर में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रखा है। मान लो वो NaCl का सोल्यूशन है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या होता है, तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो। ओके, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आयन प्रेजेंट हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। तो ये NaCl का सोल्यूशन है, तो इसके अंदर Na और Cl के आयंस प्रेजेंट होंगे, तो है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन के अंदर दो रॉड्स को इंसर्ट किया। इन रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम एनोड कहते हैं। ओके, एक्चुअली कंपलसरी नहीं है कि जो नेगेटिवली चार्ज है वो कैथोड ही हो, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड ही हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज है वो कैथोड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस भी है और एनायंस भी है। तो अब जब हमारे कैटायंस हैं, जो सोडियम के आयंस हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो सब मूव करेंगे इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि हमारा कैथोड है। तो उनके इस फ्लो को जो मेजर करता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। ये डेफिनेटली इस जो सोडियम के आयंस हैं वो मूव करेंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि कैथोड है। तो इनके इस फ्लो को, इनके इस मूवमेंट को हम कंडक्टेंस कहते हैं, है ना। नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की चार्ज की तरफ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इनके इस फ्लो को, इन आयंस के फ्लो को हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। मैंने बताया था कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। दूसरा, कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन एन आयन के, नॉट एन आयन, चार्ज ऑन आयन के। और कंडक्टेंस तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। इसी पैटर्न में आपको चेक करना है। ठीक है, आज हम बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मान लो ये जो एक एरिया यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, दिस इज़ पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml। तो कंडक्टिविटी होती है पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो करेंगे उन्हें जो मेजर करता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml, ये वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो करेंगे उन्हें हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस क्या होता था, पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उसके मेजर को हम कंडक्टेंस कहते थे। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो फिक्स्ड है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो आयंस का फ्लो है उसे जो मेजर करता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेज़ी में लिख के आ गया है। ठीक है, उनके लिए जिन्हें लिखी पढ़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके,
तो कंडक्टेंस पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनके मेजर को हम कंडक्टेंस कहते हैं। वही पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनके मेजर को हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय कापा के, जो कि है 1/ρ। रो इज़ हियर रेजिस्टिविटी। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ये 1/ρ आया कहाँ से। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है रो विच इज़ रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी को लेफ्ट में लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस को राइट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टेंस इंटू L/A। तो आप जानते हैं कि 1/ρ जो है हमारा होता है कंडक्टिविटी, 1/r पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था होता है कंडक्टेंस, L/A होता है हमारा सेल कांस्टेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यस और नो? अरे बोलो, कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। कंडक्टिविटी होता है 1/ρ, कंडक्टेंस होता है 1/r और L/A होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है। यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की? देखो, कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमन, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये L/A है क्या, है ना? ये L/A क्या है? तो L/A क्या होता है, देखो अच्छे से। L/A जो है, L जो है, इट इज़ नथिंग बट द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड के बीच की ये जो लेंथ है ना, इसे हम L कहेंगे, और इनका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज़ नथिंग बट A। तो ये L/A पूरा मिला के होता है सेल कांस्टेंट। L इज़ द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस पूरे को, है ना, L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, इस पूरे को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया L/A है क्या। तो अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं λm से। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, अच्छे से देखिए आप। देखिए, मोलर कंडक्टेंस होता है किसी, मान लो मैंने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मोलर NaCl सोल्यूशन ले रखा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो करेंगे उनके मेजर को हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। देखिए, कंडक्टेंस होता था पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनका मेजर। ठीक है, कंसंट्रेशन कंडक्टेंस के वक्त फिक्स था क्या? नहीं था। लेकिन जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं, जो कि है 1 मोलर, 1 मोलैरिटी भी कह सकते हो आप इसे। तो जब हम कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी कर दें या 1 मोलर कर दें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन हो 1 मोलर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो करेंगे उनके मेजर को हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। इसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं λm इज इक्वल्स टू K इंटू 10⁻³ अपॉन m। m इज नथिंग बट मोलैरिटी। यूनिट क्या होगा जाएगा मोलर कंडक्टेंस का? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, है ना। देखो, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो आयंस इस 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर ये जो फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो सोडियम के आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन के आयंस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो इनका मूवमेंट है, फ्लो है ना, उसको जो मेजर करता है उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, बट जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसे हम λe से डिनोट करते हैं। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इन 1 नॉर्मल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं
उनके मेजर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसे मैथमेटिकली लिखा जाता है लैम्डा ई इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एन, एन इज़ नथिंग बट नॉर्मेलिटी, जिसका यूनिट होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, देखो 3 चीज़ें हमने अभी देखी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है पूरे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनका मेजर। कंसंट्रेशन क्या फिक्स था? नहीं, कुछ भी हो सकता है। कंडक्टिविटी होता है पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनका मेजर। वहीं अगर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनके मेजर को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, और 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनके मेजर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात आपको क्लियर है? हाँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power 3 Siemens centimeter inverse at 298 Kelvin is। तो आपको क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस आपको यहाँ पे पूछ रखा है। कैसे फाइंड करोगे आप मोलर कंडक्टेंस? आपको क्या दे रखा है? आपको वो जो है m की वैल्यू दे रखी है। m की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 0.5 मोलैरिटी। आपको साथ ही में k की वैल्यू जो कि है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी k 5.76 इंटू 10 टू द पावर -3, आपको k की वैल्यू भी दे रखी है। आपको लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है, और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, k इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन m। बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगाए और सॉल्व कर लें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को आप लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या दे रखा है आपको? देखो मोलैरिटी आपको दे रखी है, साथ ही में आपको जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी आपको दे रखी है। आपको लैम्डा m पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, उसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया। देखिए 10 टू द पावर +3 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे नीचे नीचे अगर आप डेसिमल को जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऊपर राइट की तरफ शिफ्ट होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 7.6 अपॉन 5, जबकि आपका आंसर आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ नथिंग बट रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा m एंड लैम्डा e। देखिए आप सब जानते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या है। दिस इज मोलर कंडक्टेंस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसा लिखा जाता है। तो इनके बीच में आपको रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों को जो है आपस में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जो है आपस में डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने पे होगा क्या? तो k इंटू 10 टू द पावर 3 k इंटू 10 टू द पावर 3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये n यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e दैट इज़ मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा n अपॉन m। ठीक है, यस और नो? अभी जो हमारा n है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा साइड में छोटा करके लिख लूँ ताकि जगह बचे। ठीक है, अभी एक मिनट, हाँ, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा e ये हो जाएगा n अपॉन m। ओके,
n को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, ठीक है, याद रखो मोलैरिटी है वो, और मोलैरिटी तो एज इट इज़ m, मोलैरिटी है ये। तो यहाँ पे आप जब देख सकते हैं कि मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा ई इस तरफ आ जाएगा, तो आपको रिलेशन जो है मिल जाएगा लैम्डा m इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा ई। दिस इज द रिलेशन दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको लैम्डा ई की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली n फैक्टर को यहाँ नीचे भेज दोगे तो आपको लैम्डा ई की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। So this is the relation that you are getting between molar conductance and equivalent conductance, ठीक है। अब हाँ, कुछ लोगों को क्या n फैक्टर इंटू मोलैरिटी कैसे आया भाई, बता देते हैं एक बार कैसे आया। देखिए आया ऐसे कि आप नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकते हैं, आप नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोलैरिटी, अच्छा सॉरी मोलैरिटी कह रहा हूँ मैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर। उसी तरफ मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, सही लिख रहा हूँ ना, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कहूँ कि n अपॉन m क्या होगा बताइए, तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन n जो है n अपॉन m की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि ये है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो कि ये है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, बोलो यही आएगा ना, अरे बोलो, बिल्कुल यही आएगा। अब जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, है ना, आपका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, उसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसे आप लिख सकते हैं n फैक्टर इंटू मोल, यहाँ पे मोल है, ठीक है, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे लिख दूँ मैं n फैक्टर इंटू मोल। और आपकी जो मोलैरिटी है, जो आपका मोलैरिटी है पीछे जो फॉर्मूला में आया था, नीचे तो ऑलरेडी मोल ही था, नीचे तो ऑलरेडी मोल ही था, तो ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आपने क्या लिख दिया, n फैक्टर, ठीक है, समझ रही है बात आपको। तो वही हुआ यहाँ पे भी, n फैक्टर लिखा, ठीक है, और मोलैरिटी लिख दी, और नीचे तो मोलैरिटी है ही, तो मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, ये जो लैम्डा ई है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर। तो ये जो है आपको रिलेशन मिल गई बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कुछ लोगों को हाँ दिक्कत है, अच्छा क्या दिक्कत है, एन फैक्टर कैसे निकाल, अच्छा एन फैक्टर, अच्छा एक बार बता देते हैं एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा, इस चैप्टर में हमको जनरली 3 चीज़ों का एन फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, 3 चीज़ों का एन फैक्टर निकालने की हमें ज़रूरत है इस चैप्टर में।
पहला तो कैटायन, ठीक है, दूसरा एनायन, तीसरा सॉल्ट। इन तीन चीज़ों का आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। नहीं आता है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, बता दे रहा हूँ ना मैं एक बार। टेंशन मत लो यार, बता दे रहा हूँ एक बार बस। ज़रा ये थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ थोड़ा तेज़ लिखा जा सकता था। तो एन फैक्टर ऑफ कैटायन, कैटायन का एन फैक्टर कैसा निकाला जाता है? आपको अगर कोई कहे कि कैटायन का एन फैक्टर निकालो तो कैसे निकालोगे? एन फैक्टर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। उस कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, बस एक मिनट, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि Na प्लस के ऊपर का मुझे एन फैक्टर बताओ क्या है, Na प्लस के ऊपर का एन फैक्टर मुझे बताओ क्या है। मैंने पूछा Mg2 प्लस के ऊपर का मुझे बताइए एन फैक्टर क्या है ना। उसी तरह खुशी खुशी मैंने आपसे ये भी पूछ लिया, मुझे और मज़ा आ गया पूछने में आपसे। मैंने पूछ लिया Al3 प्लस के ऊपर का एन फैक्टर क्या है, बताइए एन फैक्टर है क्या इनके ऊपर का। Na के ऊपर देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो एन फैक्टर हुआ 1। Mg के ऊपर देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, अच्छा मतलब कैटायन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वही एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है यानी एन फैक्टर हो गया 2। एल्यूमिन के ऊपर 3 प्लस चार्ज है तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। तो एन फैक्टर ऑफ कैटायन इज नथिंग बट चार्ज ऑन दैट कैटायन। उस कैटायन पे जितना चार्ज है वही उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? एन फैक्टर ऑफ कैटायन को निकाला कैसे जाता है? तो अगर निकालने की बारी आए तो निकालोगे ना एन फैक्टर, हाँ, कैटायन के ऊपर का। ओके, नाउ एन फैक्टर ऑफ एनायन, एनायन के ऊपर का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? जैसे कैटायन का एन फैक्टर था उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, एनायन का एन फैक्टर होता है उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज। आपको मैं कहूँ कि Cl के ऊपर का, अच्छा Cl के ऊपर का बोल रहा हूँ मैं, Cl का एन फैक्टर निकालो, Cl का एन फैक्टर निकालो। मैं आपसे कहूँ PO4 -3 का एन फैक्टर निकालो, आपसे मैं कहूँ SO4 -2 का एन फैक्टर निकालो। निकालो निकालो, बताओ बताओ इन सब का एन फैक्टर क्या होगा। और हाँ, एक और चीज़ याद रखो कि एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, एन फैक्टर पॉजिटिव होता है। एन फैक्टर इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। Cl का एन फैक्टर क्या होगा? उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? एक ही नेगेटिव चार्ज है तो एन फैक्टर हो गया 1। PO4 के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 -3, तो -3 नहीं लिखोगे, 3 लिखोगे। एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, एन फैक्टर पॉजिटिव होता है। SO4 के ऊपर -2 चार्ज है तो 2 लिखोगे। अरे बोलो, यस और नो, यस और नो। तो आई होप आपको एन फैक्टर ऑफ कैटायन, एन फैक्टर ऑफ एनायन कैसे निकालना है शायद आ गया है। यार मैंने तो कोशिश की है देखिए आपको बताने की। ओके, अब एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? देखिए सॉल्ट का एन फैक्टर अगर आपने निकालना है ना तो उस सॉल्ट के ऊपर का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, वही उसका एन फैक्टर होता है। किसी सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ऑफ एनी सॉल्ट इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट सॉल्ट और टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं ना। NaCl मान लो मैंने आपको कहा है, मैंने कहा इसका एन फैक्टर बताइए क्या होगा। Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? एक ही तो है, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी एक ही है। दोनों में से कोई एक देखना है, दोनों नहीं देखना है। जो आसान लगे, जो पता हो उसे देखो। सोडियम के ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो एन फैक्टर हो गया 1। टोटल पॉजिटिव चार्ज हो तो टोटल नेगेटिव चार्ज,
अरे यस और नो? टोटल पॉजिटिव चार्ज हो तो टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे जैसे Na2SO4 -2। मैंने बोला इसका एन फैक्टर बताएं, इसका एन फैक्टर बताएं क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना इस बात को, टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2Na+SO4 -2। तो एक Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे 2 Na है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हुए, और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज भी हैं, तो एन फैक्टर जो है हो गया 2। देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज देखो, ठीक है? अरे ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको करना हो तो हम कर सकते हैं, करने को कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल क्या ले, सूझ नहीं रहा है क्या ले। एक और है जैसे Mg2 नहीं लेते, Mg3 लेते हैं, और Mg3 PO4 -3। अच्छा सॉरी, PO4 क्या कर रहा हूँ मैं, ये PO4 ट्वाइस, दी होल ट्वाइस, ठीक है? इसके ऊपर का एन फैक्टर निकालिए, ठीक है? एन फैक्टर निकालिए इसका। इसे आप पहले बात तो कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3Mg +2 चार्ज होता है Mg के ऊपर। इसे आप लिख सकते हैं 2PO और इसके ऊपर -3 चार्ज होता है। तो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज लिखो। यार देखो Mg के ऊपर +2 चार्ज और Mg के 3 एटम्स हैं तो हो गए 6, तो पॉजिटिव चार्ज तो 6 है। PO4 के ऊपर -3 चार्ज होता है और PO के 2 एटम्स हैं तो हो गए 6। तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, एन फैक्टर हो गया 6। बोलो बात समझ में आई? तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको क्लियर है? हाँ क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को कोई? चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है, रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो कुछ और चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कि सपोज़ आपका कोई एक मॉलिक्यूल है, ये AXBY, ये कैसे ब्रेक होगा? A के कितने एटम्स हैं X, तो ये इस तरह ब्रेक होगा। B के एटम्स हैं Y, तो ये इस तरह ब्रेक होगा। अरे बोलो, A के जितने एटम्स होते हैं उतना ही यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है? B के Y एटम्स है तो यहाँ पे Y आगे आ गया, ऐसे ही ब्रेक होगा ना ये। तो अगर मान लो मुझे कैटायन का मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, तो मैं एन फैक्टर किसका लिखूंगा? कैटायन का ही लिखूंगा ना। और कैटायन का एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन दैट कैटायन, तो वही उसका एन फैक्टर है। तो मेरे को जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कैटायन का ही मिलेगा। अरे बोलो, तो अब देख रहे हो ना कैटायन का एन फैक्टर, देखो कैटायन का एन फैक्टर, कैटायन का मोलर कंडक्टेंस, कैटायन का एन फैक्टर और कैटायन का ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है ना? कैटायन का मोलर कंडक्टेंस, कैटायन का एन फैक्टर, कैटायन का ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल रहा है। उसी तरह एनायन की बात कर लेते हैं। मान लो एनायन है तो एनायन का एन फैक्टर, उसके ऊपर का चार्ज, उसके ऊपर का चार्ज, हाँ गलती दिख गई ना गलती, यहाँ पे X आएगा ठीक है? तो देखो क्या देखना है, यही देखना है कि देखो एनायन का मोलर कंडक्टेंस, एनायन का एन फैक्टर, यहाँ पे X था ना, कहाँ चला गया अचानक से? एक मिनट ज़रा दूसरे कलर से लिख लूँ। ओके देखो एनायन का मोलर कंडक्टेंस, एनायन का एन फैक्टर,
NN का ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी हम फाइंड कर रहे हैं इससे, इस फॉर्मूला से। अब हम मान लो मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करें, पूरे इसके लिए AXBY के लिए। तो पूरे मान लो ये सॉल्ट है, AXBY क्या है, एक सॉल्ट है मान लो। तो पूरे सॉल्ट का N फैक्टर जो कि होगा XY, अरे यस और नो, इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी उसी सॉल्ट का, जिस सॉल्ट का मोलर कंडक्टेंस उसी सॉल्ट का पूरे, उसी सॉल्ट के ऊपर का N फैक्टर और उसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा आसान है, इफेक्ट। अच्छा वो बाद में आएगा, क्वेश्चन आया है। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 द होल थ्राइस इज रिलेटेड टू द मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शंस होने चाहिए शायद, है। तो ये लो, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। आपको दे रखा है Fe2SO4 द होल थ्राइस। आपको बोला है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो डेफिनेटली रिलेशन पूछा है तो आप यूज़ करेंगे ना उसी को, किसी को यूज़ करना है, उसी को लैम्डा m किसका, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Fe2SO4 पूरे इसका लेना है ना, इज इक्वल्स टू N फैक्टर क्या होता है, पूरे के ऊपर का। अच्छा एक सॉल्ट है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। तो चूंकि ये सॉल्ट है तो सॉल्ट के केस में N फैक्टर हम कैसे लेते हैं, इस पूरे के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो आप कहोगे कि यार ये Fe है, इसका तो कभी +2 होता है, +3 होता है, तो किसे लें। तो आपको तो पता है ना SO4 का क्या होता है, SO4 का होता है -2। और SO4 के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। तो N फैक्टर हो जाएगा 6। तो आप लिखोगे 6 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, यही यहाँ पे भी लिख दो, क्या है, Fe2SO4 द होल थ्राइस। ठीक है, ये होल थ्राइस लगाना मत भूलना, यहाँ पे भी होल थ्राइस है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, अब सबको देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इसमें दे रखा है हर एक। तो ये इसके टर्म में चाहिए ना आपको, तो इसे आप यहाँ नीचे भेज दोगे तो आपको आंसर दिख गया होगा अभी शायद। लैम्डा ई इज इक्वल्स टू आएगा लैम्डा m/6। है क्या कोई आंसर ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कैसे आया ज़रा एक बार ऐसे भी देख लीजिए। हाँ, इसके वो हमने यूज़ किया। ठीक है, मैंने आपको जो पीछे बताया था ना नोट करके, तो बिल्कुल इस रिलेशन को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो Fe2SO4 द होल थ्राइस इक्वल्स टू N फैक्टर भी उसी का 2 × 3। अच्छा 3 × 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 × 3 है, चलता है ना, कुछ नहीं होता है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू Fe2SO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो अभी मोलर कंडक्टेंस Fe2SO4 द होल थ्राइस इक्वल्स टू 6 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Fe2SO4 द होल थ्राइस। 6 को नीचे भेजोगे तो लो जी, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन मिल गया। लो जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला भी एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB3 इज, अच्छा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की। अच्छा, वो कैसे आयोनाइज होगा वो भी आपको दे रखा है। इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी, ऑप्शन होने चाहिए, बिल्कुल है। देखो आपको क्या दे रखा है ना, एक बार मैं आपको बता दूं। AB3 एक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट है AB3 जिसका मोलर कंडक्टेंस है
150, ठीक है। 150 यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यूनिट है। आपको ये बोल रखा है कि ये आयोनाइज कैसे होगा, ये आयोनाइज कैसे होगा, ये आयोनाइज ऐसे होगा A+3 3B-, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, अब दिख जाएगा, ऐसे आयोनाइज होगा। अच्छा अभी भी अच्छे से नहीं दिखेगा, अब अच्छे से दिखेगा। A+3 3B-, ये +3 यहाँ पे ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अरे जहाँ पे भी है ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा आयोनाइज होता है। अब ऐसा आयोनाइज होगा, ये लिख के क्यों दिया आपको, ताकि आपको एन फैक्टर पता लग सके, ठीक है। क्योंकि आपको जो इक्वेशन यूज़ करनी है, इक्वेशन क्या है, λm = n फैक्टर इंटू λe। तो एन फैक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज टोटल या नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव आप देख सकते हैं 3 है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर माइनस चार्ज है, और बी के 3 एटम्स है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 है। तो एन फैक्टर तो आपको यहाँ से मिल गया जो कि है 3। ये आपको दे रखा है जो कि है 150, आपको ये पूछ रखा है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे तो साफ साफ आंसर आ जाएगा 50। शिस्तीत लिहून दाखवा, दाखवतो की λm किसका, AB3 का, एन फैक्टर होता है 3 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इसी का, AB3 का। ये आपको दे रखा है 150, तो बिल्कुल वैल्यू पुट करो 150। अब ये 3 को यहाँ नीचे लेके आएंगे, तो 150/3 = λe ऑफ AB3। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो लो जी 50 आ गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल है ना यार, ये तो मैंने करा है ना अभी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। फिलहाल तो आप इसी पे कंसंट्रेट करिए, वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन वो क्यों लिखा है वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंडक्टेंस के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंसीडर किया है, उसका कोई कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर ऑफ NaCl सोल्यूशन मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर है, तो एडिशन ऑफ वाटर, पानी की मात्रा को बढ़ाओ, पानी को ऐड करते जाओ, सोल्यूट को उतना ही रखो जितना है वो तो उतना ही रहेगा, बस पानी को आपको ऐड करते जाना है, तो उसे आप कहते हैं डाइल्यूट कर रहे हैं आप, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब देखो मैंने बढ़ा दिया, अभी पहले कम था, मैंने पानी डाल के बढ़ा दिया, सोल्यूट जितना था उतना ही है, बढ़ा क्या, पानी, सोल्यूट जितना था उतना ही है, बढ़ा क्या, पानी, तो मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो अब ये इसका कंसंट्रेशन अब 1 मोलर नहीं रहा, डाइल्यूट कर दिया मैंने इसे, ठीक है। अब समझो, हाँ डाइल्यूशन, हाँ मैंने बताया ना आपको क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली इन सोल्यूशन, सॉल्वेंट है हमारा वाटर। अब कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप सब ये देख पा रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो तो इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ ना कि इफेक्ट, मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ या तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, या तो मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ या तो मैं कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। इसे यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। वही दोनों का मतलब एक ही है। या तो यूँ कहो कि आप डाइल्यूट कर रहे हो, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, या तो आप कहो कंसंट्रेशन को आप कम कर रहे हो, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम होगा। क्यों कम होगा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने पे आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। अरे क्या बात समझ में आ रही है। तो डाइल्यूशन जो है
डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को मिलाना, पानी को बढ़ाना, और ये काम अच्छे से कौन करता है? दूध वाले भैया बहुत अच्छे से डाइल्यूशन करते हैं, भले उनको कुछ आए ना, ये टॉपिक बड़े अच्छे से आता है डाइल्यूशन, पता नहीं लगने देते डाइल्यूशन किया उन्होंने, एकदम सही डाइल्यूशन करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं डाइल्यूशन करने में। ठीक है, तो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है भाई? डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। या तो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? तो कभी भी ना क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि डाइल्यूशन किया है, डाइल्यूट किया, आपको कहेगा कंसंट्रेशन को कम किया है, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन हुआ है, मतलब आपको समझ जाने कि डाइल्यूशन किया है। अरे बोलो, समझने योग्य बातें हैं ये, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा देखते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करना आपको पता है ना, क्या डाइल्यूशन करना मतलब एग्जैक्टली क्या आपको पता चला। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि होती है अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एक्चुअली ये पूरा होना चाहिए था, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो अल्फा का इक्वेशन होता है √Ka/C। कुछ चीज़ों को अल्फा होती है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा होती है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बाकी की चीज़ें आ रही हैं। के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वेक इलेक्ट्रोलाइट, सी होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कंसंट्रेशन, अब देख लो ना, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कंसंट्रेशन के कम होने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा है वो बढ़ रहा है, और अल्फा बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, यानी अल्फा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं। अरे यस और नो यार, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बोलो, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? अल्फा बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर? मैं आपको एक बार ऐसे समझा देता हूँ, बाकी तो लिखावट चीज़ें आएंगी ही। देखो, नीचे है मोलैरिटी, यहाँ पे है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बढ़ रहा है, मोलैरिटी घटेगी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इधर भी बढ़ रहा है, नॉर्मेलिटी भी घटेगी। तो जब मोलैरिटी घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, नॉर्मेलिटी घटेगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्या आप साफ साफ कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पे या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन करने पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों भी इंक्रीज होंगे? अरे कह सकते हो ना, बिल्कुल कह सकते हो। और डाइल्यूशन करने पे आपने अभी देखा, मैंने अभी बोला आपको कि अल्फा बढ़ रहा है जो कि है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो क्या कंडक्टेंस भी बढ़ेगा? क्योंकि कंडक्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो अगर आयंस बढ़ रहे हैं बेटा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अरे यार, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, यानी ये कहो लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोलैरिटी कम हो रही है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? नॉर्मेलिटी कम हो रही है। अरे यार, डाइल्यूशन कर रहे हैं ना हम, तो डाइल्यूशन की वजह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस भी बढ़ता है। कोई मुझे ये बता सकता है कि कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा? हाउ विल डाइल्यूशन अफेक्ट कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी पे क्या असर होगा? घटेगी, बढ़ेगी या जैसी थी वैसी रहेगी? घट बढ़त या जैसा पहले थी वैसे रहेगी? बोलो। अच्छा, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अच्छा, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं ही बोलता हूँ क्योंकि आखिरकार बोलना मुझे ही है। मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रखा है NaCl का, है ना। मैंने इसे डाइल्यूट किया ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे क्या हो गया भाई? वाटर ऐड किया हमने तो देखो बढ़ गया। सल्यूट का मात्रा जितना था उतना ही रहा। हाँ, सल्यूट में कोई चेंज नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ा है।
तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ हुई ये है कि डिग्री अपना डाइल्यूशन करने पे दो आयंस के बीच की दूरी बड़ी है, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ दो आयंस के बीच की दूरी बड़ी है, पहले पास थे ना अब दूर हो गए, ठीक है। फिर असली चीज़ यहाँ पे है कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज ऑल्सो, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, ये कंडक्टेंस भी कैसे इंक्रीज होगा, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। अब देखो जैसे देख सकते हो ये दो आयंस पास पास में है तो खींचेंगे, लेकिन एक दूसरे को खींचेंगे, राइट। फ्लो यहां ज़्यादा होगा या फ्लो यहां ज़्यादा होगा, फ्लो यहाँ ज़्यादा होगा या फ्लो यहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ ज़्यादा होगा फ्लो, ये दोनों दूर है, दोनों खींचेंगे तो ये ज़्यादा फ्लो करेंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन किस केस में कौन ज़्यादा जल्दी ये होगा, फ्लो किसका ज़्यादा होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। फ्लो इस केस में ज़्यादा होगा क्योंकि ये दूर है, अरे दूर है, फ्लो ज़्यादा होगा ना, तो फ्लो ज़्यादा होगा, फ्लो ही तो कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस यहाँ ज़्यादा होगा डाइल्यूशन करने वाले पे, यहाँ पे कंडक्टेंस कम होगा क्योंकि यहाँ आयन पास है, यहाँ दूर है। अरे एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाएगी, और एक चीज़ ऐसी पास पास है, यहाँ से आ जाएगी। फ्लो कहाँ ज़्यादा हुआ है, यहाँ ज़्यादा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि ये दो दूर है, ये पास है। तो जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, जितना कम फ्लो उतना कम कंडक्टेंस। अरे कंडक्टेंस फ्लो ही तो होता है। क्या बातें समझ में आ रही है। तो डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन डिसोसिएशन जो है इंक्रीज़ होती है, यानी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यानी नंबर ऑफ आयन इंक्रीज़ होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस भी इंक्रीज़ होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज़ होता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज़ होता है। ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है। कंडक्टिविटी पे आते हैं। देखो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उसके मेजर को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। पहले केस में मान लो कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतना है और इतने में दो आयंस आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन अब डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, अब एक ही आयन आ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम हो गए। यानी नंबर ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगा या नहीं होगा। अरे नंबर ऑफ आयंस कंडक्टिविटी कम होगा या नहीं होगा। जितना ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा फ्लो, जितना कम आयन उतना कम फ्लो, तो आयंस कम हो गए तो फ्लो कम होगा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है इतने एरिया के इतने वॉल्यूम के अंदर जो आयंस फ्लो करेंगे उसे हम कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इसके अंदर तो आयंस कम हो गए ना पहले से। मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिव होता है पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो आयन फ्लो कर रहे हैं उसके मेजर को। लेकिन आयंस अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि आयंस कम है ना, पहले से कम हो गए, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो क्या आपको बात समझ में आई। तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी कम होती है। क्यों, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की कहानी। नई कहानी के साथ नए लेक्चर के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए M2V यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।